हर पुष्प जो हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, वे हमारी श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। फूल अपनी खुशबू से नहीं, अपने सौंदर्य से पहचान बनाते हैं। इसी तरह हमारे अतिथि अपनी उपस्थिति से इस मंच को महका रहे हैं। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवतुल्य होते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए अब हम अपने अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट करके करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर निष्ठा सिंह मैम से कि वो हमारे आज के अतिथि डॉक्टर संध्या मिश्रा, प्रोग्राम ऑफिसर NBRI ACP को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर गौसिया मैम से कि वो मंच पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्तिका सिंह, इंफॉर्मेशन ऑफिसर NBRI EI से CAP को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर गौरव भूषण सर से कि वो मिस्टर मनीष चौधरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर जसपाल सिंह सर से कि वो हमारे डॉक्टर AP सिंह सर, सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर, उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करती हूँ अंजलि से कि वो मंच पर हमारे डॉक्टर जसपाल सिंह सर, कोऑर्डिनेटर एनवायरमेंटल साइंस, कि उनको बुके देकर उनका स्वागत करें। Let's welcome our guests once again with a big round of applause. Thank you so much. Your presence truly makes this occasion brighter and more memorable for all of us. Our program truly begins with a heartfelt welcomes. It's our immense pleasure to invite Professor AP Singh, Director Self-Finance Courses from Bareilly College, Bareilly, to extend a warm welcome to our distinguished guest. इस मिशन लाइफ अवेयरनेस प्रोजेक्ट ऑन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम सेंटर NBRI के द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें मैं लखनऊ से आए हुए NBRI के मेहमानों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर वर्तिका सिंह, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डॉक्टर संध्या मिश्रा एवं वहां से आए हुए हमारे मेहमान, बिना किसी अपने इंटरेस्ट के हम लोगों के पास ये लोग आए हैं हमको कुछ देने के लिए। थोड़ा सा बैक मैं आपको बता दूं कि 2007 या 8 से MSc जब मैंने खोला था तो हमको NBRI और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बहुत सहयोग मिला था। थोड़ा
क्योंकि ये लोग नए हैं एनबीआरआई के, मैं थोड़ा सा आपको पीछे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब एमएससी खुला था तो बोर्ड ऑफ स्टडी सिलेबस तो डॉक्टर प्रोफेसर उप्रेती सर, उस समय डॉक्टर एचबी सिंह जो बाद में बीएचयू चले गए थे, आजकल खनन उसके हैं चेयरमैन हैं, और प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, ये 3 लोग हमारे विभाग को, बरेली कॉलेज को हमेशा सहयोग प्राप्त देते रहते हैं, जिसमें डीपी सिंह भाई साहब का बहुत ज्यादा योगदान था। किसी भी समय उनको मैं कोई काम करता था, रिक्वेस्ट करता था, कहते यार हमारा काम है ये। सारा सिलेबस प्रोफेसर डीपी सिंह सर ने बनाया था, 3 बार रिवीजन कराया, हमारे विभाग के अपॉइंटमेंट में एक्सपर्ट बन के भी आए थे। उप्रेती सर लाइकेन पे या हमारे यहाँ एनबीआरआई में तमाम बच्चों को रिसर्च के लिए हमेशा जो है बुलाते रहते थे, जब तक थे, अभी भी हैं, लेकिन उस समय कुछ अच्छे दायित्व के पर थे, तो हमेशा एनबीआरआई का सहयोग मिलता रहा है। मैं तहे दिल से आज एनबीआरआई के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि बरेली कॉलेज में आकर के हम लोगों की शोभा बढ़ाए हैं। थोड़ा सा जो इसमें लिखा है लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम अगर देखा जाए तो सदियों से चला आया है। 1960 के पहले कोई इन्वायरमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इसका मेन कल्प्रिट पॉपुलेशन ही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती गई। समस्याओं बढ़ने का मतलब डिमांड से, डिमांड और सप्लाई में धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, कम होती गई, क्योंकि हमारी जो अर्थ की एरिया है उतने था, लेकिन आज जो है हम 150 के आसपास पहुंचने जा रहे हैं, उस समय 50 थे। तो कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने देखा था 70 के दशक में, 65-70 में कि लोग तालाब से पानी पी लेते थे। इतना नेचर ने हमको साफ सुथरा दिया था। हमने नेचर को हम लोगों ने बर्बाद किया। रही बात प्लास्टिक की, प्लास्टिक एक नेसेसिटी है। 70 के दशक में लोगों को तन पे कपड़ा ढकने के लिए वूलन नहीं था। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। लोगों के पास मैंने देखा था बचपन में जूता नहीं होता था। आया प्लास्टिक पॉजिटिव वे काम के लिए, क्योंकि लेदर और प्लास्टिक के दाम में बहुत अंतर है। तो धीरे धीरे हम प्लास्टिक की तरफ गए, इसलिए गए कि आबादी बढ़ी। हमने अपने आंखों से देखा है कि लोगों के पास जाड़ों में बिलो पॉवर्टी लाइन के पास कोई कपड़ा नहीं रखता था। वो उठ करके सुबह आग के पास बैठते थे, दिन भर काम करते थे, फिर शाम को आग तापते थे और किसी तरह से जाके सो। ये सच्चाई है। लेकिन ये प्लास्टिक ने इतना रेवोल्यूशन दिया कि सबका तन ढक गया। आज 250-300 का स्वेटर मिल जाता है, 15,000 के भी स्वेटर हैं, लेकिन काम चल जाता। अब बात आई कि अवेयरनेस की, हम किसी चीज को कैसे यूटिलाइज करें। और यूटिलाइजेशन के बाद इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हमेशा कहता है कि कोई चीज वेस्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट में बहुत फर्क है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज वेस्ट नहीं है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं
कि जब हम रीयूज करते हैं तो उसका कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर आ जाता है। तो बहुत दिनों तक 2000 के आसपास से द्वंद्व चलता रहा कि कैसे चीजों को किया जाए, क्योंकि जब हम प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो कास्ट फैक्टर आता है। तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्टों ने कहा कि कास्ट कोई मैटर नहीं रखता है, हमको नेचर ने दिया है, हमको दोबारा प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। अगर देखिए सॉइल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें 400 450 साल तक लगता है। सॉइल अगर हम बर्बाद करते हैं तो 400 500 साल में सॉइल बनता है। तो हम इन चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में कैसे लाएं, जो एक टाइटल है लाइफ स्टाइल। अगर देखिए तो सदियों से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है तो क्या कहते हैं, पहला आप लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, अपना लाइफ स्टाइल ठीक क्या कर लीजिए, अपने जिह्वा पे अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। लाइफ स्टाइल चाहिए ना, स्वस्थ रहने के लिए क्या है, लाइफ स्टाइल चाहिए। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही है तो ये मान के चलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। अब इसको हम प्लास्टिक से रिलेट करें। अभी मैंने कहा कि प्लास्टिक नेसेसरी है। अब क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डेवलप्ड कंट्री में नहीं आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। डेवलप कंट्रीज में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भूखमरी की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आज भी हर चौराहों पे आपको लेबर खड़ी मिलेगी जॉब के लिए। एक दिन जॉब के लिए वो खड़ी होती है, मजदूरी करता है, फिर शाम को जाता है तो उसका किचन चलता है। अब इन समस्याओं को अगर उनसे जोड़ा जाए तो मैंने कई बार बात की प्रैक्टिकली, तो कहते साहब हम लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं। लेकिन जो 2020 में कोरोना आया, तो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हेल्थ के लिए अवेयरनेस कर गया। एक कोरोना की एक ठीक है, काफी उसमें मिस हैपनिंग हुआ, चीजें हुई, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल को कोरोना ठीक कर गया। अब हम जब इसको मानते हैं कि हमारी नेसेसिटी है, सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज दवाइयों में आता है, तमाम रैपर आते हैं, हमको अवेयर होना है, अपने लाइफ स्टाइल में रखना है कि हम दवा खाते हैं तो उसको ले जाके प्रॉपर जो है जगह रखें। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, इसके स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक आप बॉक्स बना लीजिए, महीने भर डालते रहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें से बदबू आएगा या सड़ेगा। हम इसको थोड़ी सी अवेयरनेस से इन चीजों को सही कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है बायोडिग्रेडेबल, अगर फॉरेन कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे घरों से वेस्ट कम निकलता है, और हमारा जो वेस्ट निकलता है बायोडिग्रेडेबल होता है। फॉरेन के कंट्रीज में जो वेस्ट निकलता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि वो पैक्ड एंड मार्क खाते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी भी जो है फ्रेश फूड खाने की हैबिट है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम अपने लाइफ स्टाइल में लाएं, हम अवेयर हों, थोड़ी थोड़ी चीजों को लोगों को अवेयर करें, थोड़ी थोड़ी समस्याओं को जागरूक करें, तो समस्या का अंत होगा। समस्या आती है और समस्या का निवारण में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश के साइंटिस्ट तमाम अल्टरनेटिव खोज रहे हैं, तमाम मिल गया है, लेकिन प्लास्टिक या किसी भी वेस्ट का डिस्पोजल
अपने घरों से प्रॉपर तरीके से जब हम करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल में लाएंगे, तो समस्या का निवारण जरूर मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे लखनऊ से मेहमान आए हैं, आपको मोड, मेथड, टेक्नोलॉजी पर बताएंगे कि कैसे पब्लिक को अवेयर करें, कैसे इन समस्याओं का निजात मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः NBRI से आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हाँ, आज हमारे बरेली कॉलेज में आकर के हमारे बच्चों को अपने ज्ञान से, अपने रिसर्चों के द्वारा लाभान्वित करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir, for those inspiring words that set the perfect tone of our day. Your vision for environmental stewardship at Bareilly College is truly motivating. Now, I would like to invite Dr. Anamika Agrawal to present departmental profile and achievements of our department. Thank you, Anjali. It gives me immense pleasure to present before you the profile and achievement of Department of Environmental Science, Bareilly College, Bareilly. This department was established in year 1987 and it proudly holds the distinction of being only institution in the Rohilkhand region offering both graduate and postgraduate education in environmental science subject. The vision of our department is to impart quality education that not only strengthens theoretical knowledge but also prepare students to real world environmental challenges. Our curriculum emphasizes project based learning, innovation, and awareness generation. The faculty members have published more than 100 research papers in reputed national and international journals and authored more than 12 books. Our students have made proud by qualifying in national level exams such as UGC NET, ICAR NET, and GATE, and various fellowships for PhD studies abroad. The PhD program in our department initiated in 2014. 3 research scholars were awarded with doctoral degree and 11 new students have joined the doctoral program last year. Our department signed MOU with Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar and with DIET Faridpur Bareilly to promote academic and research collaboration. In the academic year 2024-25 has been a landmark year for us. The department successfully organizes 3 conferences in which an international conference was organized on June 5 in collaboration with EAE Society. A national conference on 23rd August 2025 was also organized at ICAR Indian Sugarcane Research Institute, Lucknow, in collaboration with EAE Society and the Association for Indian Cryptograms, Lucknow. Another national conference was also jointly organized with DIET Faridpur Bareilly and EAE Society on 17 September 2025. For the first time, our department also organized a Teachers' Day celebration for all self-financed teachers, marking a memorable moment of unity and appreciation. A 2-day program was organized on World Ozone Day, featuring speech, painting, essay, quiz competition, and a seminar on the theme From Science to Global Action. In the year 2024-25, our department's faculty members have achieved remarkable success with more than 20 research papers published in reputed journals, 5 books authored, and 3 patents secured in the field of environmental science conservation. To promote experimental learning, we also organized 2 educational tours to Nainital and Agra Mathura along with an industrial visit to IFCO Amla, giving students valuable exposure to real-world environmental applications. In the end, I would like to say that
Our department stands a beacon of excellence and innovation in the field of environmental education. With dedicated faculty, motivated students, and visionary leadership, the department continues to move forward with the mission of fostering environmental awareness, sustainable development, and scientific growth. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for presenting the detailed departmental profile and sharing remarkable achievement of our department. Moving forwards, let's dive into the heart of our mission. We are honored to have Dr. Vartika Singh, Information Officer from NBRI EIACP, who will introduce us to the NBRI EIACP Program Center and share invaluable insights on the Green Planner app. Dr. Vartika Singh is presently serving as the Information Officer at the CSIR National Botanical Research Institute ICAP Program Center under the Ministry of Environmental, Forest and Climate Change, Government of India. She has been actively involved in promoting environmental awareness, sustainable development initiatives, and scientific outreach programs across the various sectors of society. Ma'am, please come. Thank you so much. So, very good morning to all. My name is Dr. Vartika Singh. I am an information officer at NBRI EICP Program Center, Lucknow. तो आज हम यहाँ पे सब गैदर हुए हैं, कोई साइंटिफिक डेटा के साथ में नहीं, बल्कि जो हम नोन है, जिस चीज को हम जानते हैं पहले से, उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम अपने आइडियाज बताएंगे और कुछ आपके इनपुट लेंगे हम आपसे। तो उसी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि EIACP प्रोग्राम सेंटर है क्या। तो ये पहले इन्वेस के नाम से जानते थे, जिसका फुल फॉर्म था इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको अभी रिवैम्प किया गया है 2023 में, जिसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम सेंटर। होता क्या है कि सिर्फ हम अवेयर कर देने से लोगों में अवेयरनेस से ही हमारी लाइफ नहीं चलती है, हमें जीवन जीने के लिए खाना पानी रोजगार की जरूरत होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने इसमें अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा स्पॉन्सर्ड है। पूरे इंडिया में 54 सेंटर्स हैं, जिसमें 33 थीमेटिक सेंटर हैं और 21 यूनियन टेरिटरी या स्टेट सेंटर्स होते हैं, जिसमें कि NBRI जो है वो थीमेटिक सेंटर है, जो कि प्लांट्स एंड पोल्यूशन पे वर्क करता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों में से कितने लोग NBRI को जानते हैं? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज करिए, क्योंकि आप लोग जहां तक है कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए तो जानना बहुत जरूरी है कि NBRI क्या है, CMAP क्या है, ITRC क्या है, क्योंकि आपको जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे या फिर एकेडमिक में जाएंगे, तो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो NBRI है वो प्लांट बेस्ड वर्क करता है, प्लांट्स पे रिसर्च होते हैं वहां पे। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री ने थीम दिया है NBRI को, वो प्लांट्स एंड पोल्यूशन पे दिया है, और जिसमें EICP जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है टाइम टू टाइम, जिसमें है नॉलेज प्रोडक्ट में हम स्पेशल पब्लिकेशन देते हैं, जो कि मिशन लाइफ सेल द्वारा NBRI को सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस पे दिया गया है। तो उस पे हम स्पेशल वॉल्यूम निकालते रहते हैं। दूसरा है हम केस स्टडी एंड मोबाइल ऐप, जो कि अभी आपको मैं आगे चल के बताऊंगी मोबाइल ऐप के बारे में। दूसरा हमारा पोर्टल है डिजिटल रिसोर्स सेंटर।
तो ये हमारे नॉलेज प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि इससे हमें इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में हमारा आता है आउटरीच एक्टिविटी। जैसे कि आज हम यहाँ पे लखनऊ से बरेली कॉलेज में आए हैं आउटरीच एक्टिविटी के लिए, जिसमें हम इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। इन्वायरमेंटल डेज में जैसे इन्वायरमेंटल डे हो गया, ओजोन डिप्लीशन डे, कंजर्वेशन डे हो गया, क्लाइमेट एक्शन डे आने वाला है अभी हमारा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल डेज को सेलिब्रेट करते हैं, क्विज कंपटीशन करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं। मतलब एक मोनोटोनस लेक्चर ही नहीं होता हमारी आउटरीच में, इंटरेस्टिंग। और आप जो क्रिएटिव माइंडसेट है, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ में साइंस को कैसे कोरिलेट करते हो, उस चीज के लिए हम आउटरीच एक्टिविटीज में डिफरेंट टाइप के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं। मतलब आप लोगों को सेंसिटाइज क्या कर सकते हैं, आप लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि हर चीज से अवेयर रहते होगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक डिस्कशन कह सकते हैं उसको, सेंसिटाइजेशन के बजाय। अब आता है हमारा मिशन लाइफ। मिशन लाइफ प्रोग्राम क्या है? ये मास अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जिसमें हमें माइंडफुल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए बताया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो इसमें दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक मेगा इवेंट होता है और एक होता है मेगा इवेंट। हम नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं और रीजनल लेवल पे करते हैं। ये जो मिशन लाइफ प्रोग्राम है, ये पैन इंडिया वर्क करते हैं। ये नहीं कि हम अपने ही एक ही रीजन में रहेंगे, ऑल इंडिया जा करके हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं, या फिर उनको हम उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, जिससे कि उनको नए नए रोजगार मिल सके, या फिर जो रोजगार कर रहे हैं उसमें कुछ इनोवेटिव कर सके। फिर आ गया हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ये MOFCC द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी आपको। ये 10 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर आता है GSDP, जो कि NCBET द्वारा अप्रूव्ड है, और इसमें हम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम स्किल्ड करते हैं पर्सन। वो हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, NGO पर्सन, या कोई भी स्टॉक होल्डर्स हो सकता है जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये 600 आवर्स का कंडक्ट करते हैं। और इसी में एक इनिशिएटिव आया, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि मोदी जी द्वारा इनिशिएट किया गया था, जो कि हम स्कूल, कॉलेज या किसी भी बैरन लैंड पे प्लांटर करते हैं प्लांट्स को। ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। तो पहले क्या था कि NBRI की अलग वेबसाइट होती थी, मिनिस्ट्री की अलग होती है। अभी जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे डिजिटल रिसोर्स सेंटर, तो इसको मर्ज करके एक वेबसाइट बनाई गई है, ये वाली। तो आप इसको क्या कहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इसको विजिट करिए। यहाँ पे मिनिस्ट्री द्वारा जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के कंपटीशन होते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। कुछ ट्रेनिंग तो 6 मंथ या 3 मंथ की होती है, जिसमें आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें आपको जितने भी इंडिया के 54 EICP प्रोग्राम सेंटर हैं, वो उनके अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं, या उनके न्यू नॉलेज प्रोडक्ट क्या है, वो सब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो आप इस चीज को अवेल कर सकते हो, आप एक्टिव रह सकते हो, जान सकते हो कि कब कौन सा इवेंट आने वाला है। ये हमारी कुछ न्यूज लेटर्स के फोटोग्राफ हैं, जैसा कि हम वहां पे रखे हैं। और मैं फैकल्टी और जो भी स्टूडेंट हैं जो इंटरेस्टेड हैं, वो क्वार्टरली हम पब्लिश करते हैं। बस थीम होना चाहिए, प्लांट एंड पोल्यूशन के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप 3000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखकर भेजिए डॉक्टर संध्या मिश्रा को, NBRI की। अभी हम आपको लास्ट में ईमेल प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उस पर भेजिए। अगर वो सेलेक्ट होता है, टाइटल रिलेवेंट होता है हमारे थीम से, तो उसको हम पब्लिश करेंगे। ये हमारी कुछ आउटरीच एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स हैं, जो हम डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सिटी में जाकर के करते हैं। अब हम डिजिटल इंडिया के टाइम में जी रहे हैं, तो हमें जैसे जैसे ट्रेडिशन के साथ में हमें डिजिटल इंडिया की तरफ जो है मूवमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में भी जानना और उसके साथ पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं, इनकलकेट नहीं करेंगे, तो हम डेवलपमेंट से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उसी के सेंस में NBRI द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है ग्रीन प्लानर ऐप, जो कि प्लांट्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल जिसका थीम है। इसको आप क्या कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप कर सकते हैं। आईफोन के लिए है iTunes। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें पूरे प्लांट्स के बारे में डिटेलिंग दिया रहेगा। जब आप क्लिक करोगे तो उसमें ये इस टाइप के पॉपअप होंगे, वो आएंगे सेगमेंट्स, जिसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। ये 4 सेगमेंट है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ से। रोड साइड, रोड डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट एरिया एंड इंडोर पॉल्यूशन। तो इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि जैसे जैसे आपको जरूरत हो, आपको प्लांटेशन कहाँ करना है, किस, तो उसमें ये डिटेल दिया है कि किस टाइप का प्लांट्स कहाँ पे आप लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। जैसे आप लोग हाईवे पे जाते होगे, तो आपको रोड के साइड में भी दोनों तरफ बड़े बड़े प्लांट्स दिखते होंगे, ट्री दिखती होंगी, लेकिन जो रोड डिवाइडर है उस पे आपको ऑर्नामेंटल प्लांट दिखते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ भी प्लांट्स लगा दिए गए हैं या फिर ब्यूटी के लिए लगाया गया है, उसका एक मीनिंगफुल प्लांटेशन किया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स है जो हमारी गाड़ियों से या फिर टायर के एब्रेवेशन से जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से आप जहां भी आपको प्लांटेशन करना है, आप इस ऐप को विजिट करिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप जब यहाँ से बढ़ेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, जैसे नीम से तो सब लोग परिचित हैं, तो इसको हम रोड साइड भी लगा सकते हैं अगर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं, या फिर अपने आपकी सराउंडिंग्स में जमीन पड़ी है, आप उस पर प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो आप जब जाओगे तो आपको जैसे एजाडिरेक्टा इंडिका पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसका बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, उसके साथ में आपको फोटोग्राफ भी आ जाएगा। जैसे बहुत सारे प्लांट्स को हम नहीं पहचानते हैं, तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे फोटोग्राफ के साथ आएगा। और इसके बाद में इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है, इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, ये सारी डिटेलिंग दिया रहेगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा चीज, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि गूगल लेंस से भी हम प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा प्लांट है। तो गूगल लेंस और इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो भी डेटाबेस हमारा है, जो इस पे जितने भी डेटा पड़े हुए हैं प्लांट्स के रिगार्डिंग, पहली बात तो ये पर्टिकुलर कौन सा पॉल्यूटेंट्स किस प्लांट्स के द्वारा ये एक्यूमुलेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इस चीज के बारे में दिया गया है। और जब आप पर्टिकुलर कोई प्लांट्स किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स के लिए लगाएंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट हो पाएंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद में हम साइंटिस्ट के द्वारा इसको वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद में हम अपने डेटाबेस में इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। और दूसरी चीज, अभी हमारे इस मोबाइल ऐप में अपडेशन चल रहा है, जो कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट हम गूगल लेंस से लिंक करना चाहते हैं कि जब आप जैसे रैंडम कोई कहीं जा रहे हैं, आपके मन में आया कि हाँ मुझे इस प्लांट के बारे में जानना है, तो आप उस समय तो जान जाते कि ये प्लांट है, बट आपको बहुत सारी डिटेलिंग नहीं पता चल पाती है वहां पे। तो आप जब उसको स्कैन करोगे तो जो हमारा डेटाबेस है, जो कि हम अपग्रेड कर रहे हैं टाइम टू टाइम इसको, तो वहां पे आपको ले जाएगा इंटरलिंक के थ्रू, और वहां से आप इसका एक साइंटिफिक डेटा भी पा जाएंगे कि हाँ ये प्लांट्स है, कौन सा पॉल्यूटेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे हम लगाएं। तो इसका ये अपग्रेडेशन है। अब आ गया हमारा ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा कि हमने बताया कि अभी ये 600 आवर्स का है और ये प्रपोज्ड है मिनिस्ट्री में, जल्दी इसके रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं। तो ये NCBET अप्रूव है, 5.5 लेवल का है।
तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को अवेल करिए और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए कि जैसे आप इन्वायरमेंट के बारे में तो जानते हैं, बट उसको साइंस के साथ में कैसे साइंटिफिक वैलिडेशन के थ्रू कैसे जाने, उसके लिए हम ये GSDP का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का जो है हमारा मॉड्यूल अप्रूव हो गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, अभी जो मैंने बताया था आपको। ये बेसिकली 10 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री स्पॉन्सर्ड कर रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ लखनऊ जाना है और क्या कहते हैं वहां रहना खाना आपको सारी सुविधा दी जाएगी। आपको NBRI का गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। बस इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 4 फर्स्ट होना चाहिए, बट जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो मिनिस्ट्री को जाएगा और वहां से मिनिस्ट्री द्वारा आप कौन सी किसका एप्लीकेशन अप्रूव होता है उसको फिर आपको रिवर्ट मेल आएगा और आप सेलेक्ट होगे तो आपको 10 डेज की प्रोग्राम ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्टिंग के बारे में बताया जाएगा और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और जो लखनऊ में, जैसे लखनऊ के NBRI में बंथरा में जो उसका सेंटर है, वहां पे NBRI के गार्डन ब्लॉक में जो इसके वर्मी कंपोस्टिंग के फॉर्म्स हैं वहां पे आपको विजिट करवाया जाएगा और आपको बनते हुए दिखाया भी जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, तो इसका ये बेनिफिट है। अभी सर के पास में, डॉक्टर जसपाल सिंह सर के पास में 1-2 दिन में मेल आ जाएगा, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है फैकल्टी में और स्टूडेंट दोनों, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आ गया लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब है कि ऐसी लाइफ स्टाइल जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो हमारी, जैसे हम जीवन तो जीते हैं बट उसको किस तरीके से जिए कि हमारा पर्यावरण भी प्रभावित ना हो और हम अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाते रहें। तो इसके लिए ये मिशन लाइफ प्रोग्राम जो कि मिशन अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में ग्लासगो में दिया गया था। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी मिशन लाइफ की, क्योंकि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे सिलेबस है हमारे सब्जेक्ट में, तो हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ के, तो इसकी पर्टिकुलर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका मेन थीम ये था कि एक कॉमन पीपल जो है वहां से लेकर के एक इंटेलेक्चुअल लेवल तक जो भी हायर अथॉरिटी है सबको इक्वली ऐसी लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित किया जाए कि हमारा इन्वायरमेंट उससे डिग्रेड ना हो। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम पॉपुलेशन एंड अक्रॉस ग्लोबल। तो ये जो कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो ग्लोबल पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो जिसके लिए कंजर्व करने के लिए ये थीम दिया गया था। ये एक मास अवेयरनेस मूवमेंट दिया गया। अब इसका जो फेज है इसको 3C पे इनिशिएटिव होता है, जैसे कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन पॉलिसी। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई, और जैसे जैसे सप्लाई होगी वैसे वैसे हमारी पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहले सर ने भी बताया कि प्लास्टिक इनिशिएट किया गया, प्लास्टिक को बनाया गया, तो उसके बहुत से बेनिफिट्स थे, लेकिन धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक से माइक्रो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, बहुत सारे टर्म्स निकल के आए। तो उससे क्या हुआ कि जितना हमें बेनिफिट हो रहा है उसके अलावा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए इसमें पॉलिसीज में भी टाइम टू टाइम चेंजेस किया जाता है। जैसे पहले था 50 माइक्रोन तक, फिर 75 माइक्रोन तक प्लास्टिक को यूज करने का। तो इस तरीके से कैसे कौन सी चीज को, पॉलिसी को चेंज करना है, ये हमारी डिमांड पे भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये मिशन लाइफ के जो एक मिशन लाइफ का जो मेन थीम है वो 7 थीम दिया है, और इसके 75 इंडिविजुअल एक्शन प्लान है। जो 7 थीम है पर्टिकुलर, पहला है सेव ग्रीन एनर्जी सेव,
दूसरा वाटर सेव। तो एनर्जी सेव में हमें 19 इंडिविजुअल्स दिए गए हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को अपने दैनिक जीवन में कम करके, ना करके, या फिर उसको सस्टेनेबल तरीके से कैसे अडॉप्ट करें कि एनर्जी को सेव कर सके। उसी तरीके से वाटर के केस में है। फिर आता है सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस, जो जैसा कि आज का टॉपिक भी है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, अभी संध्या मैम बताएंगी आपको। फिर सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्टेड। फिर वेस्ट रिड्यूस स्वच्छता एक्शन, वेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं जो कि स्वच्छता में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कैसे अपने देश को, अपने सोसाइटी को स्वच्छ रख सकते हैं, इसके बारे में। दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्टेड। फिर है ई वेस्ट रिड्यूस। ये मेरी लाइफ पोर्टल है, आप इस पे विजिट करेंगे तो आपको मिनिस्ट्री द्वारा कौन से प्रोग्राम है, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, जो एक डीआरसी पोर्टल के थ्रू, तो ऐसे ये पर्टिकुलर मेरी लाइफ पोर्टल है, मिनिस्ट्री का ही है। तो इसमें भी कौन से पर्टिकुलर कब इवेंट्स होते हैं, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, उनकी फोटो गैलरी के बारे में, तो आप वहाँ विजिट करके आप बहुत डिफरेंट चीजें जान सकते हैं। और फिर अगर आपका पोस्टर कंपटीशन, स्लोगन, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, या वीडियो फोटोग्राफी कंपटीशन, वीडियो कंपटीशन, मेकिंग कंपटीशन, तो ये सब मिनिस्ट्री अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है और टाइम टू टाइम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। अब सेव एनर्जी के बारे में, जैसा कि हमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें भी पता है कि जब लाइट नहीं यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको स्विच ऑफ कर दें, या फिर जब हम मोबाइल का या फिर कोई भी गैजेट जब चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्विच ऑफ कर दिया और चार्जर को वहीं प्लग में लगा रहने दिया, तो इससे क्या होता है, फैंटम एनर्जी लॉस होती है। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबल बनना है कि हमें ध्यान देना है कि वो पब्लिक प्लेस भी हो सकता है, आप कहीं गए हैं, किसी ऑफिस में गए हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है, जहाँ वहाँ पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो आप जिस जरूरत है तो आप एक ही फैन चलाओ, एक ही लाइट जलाओ, तो इस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दूसरा है कि एसी के टेम्परेचर को हम 24 डिग्री पे सेट कर सकते हैं, जो कि आइडियल टेम्परेचर जो मिनिस्ट्री द्वारा भी अप्रूव किया गया है। तो इसमें क्या है कि हमें आइडियल टेम्परेचर मिलता रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि हम 16 पे या 15 पे एसी का टेम्परेचर कर दे और ब्लैंकेट ओढ़ के सोए। तो इससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी तो जा ही रही है, साथ में हमारे बजट पे भी प्रभाव आ रहा है, तो हमारा बिजली का बिल भी बचेगा इससे और इन्वायरमेंट भी बचेगा। दो चीजें हो रही हैं। और एलईडी, जहां तक हो सके कि पॉसिबल हो तो हमें एलईडी बल्ब का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द टिपिकल जो बल्ब होते हैं, उससे एनर्जी सेव होती है। और छोटी दूरी के लिए हमें पॉसिबल हो तो कारपूलिंग करना चाहिए या पैदल चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ द कार। अगर हमें थोड़ा दूर जाना है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पैदल भी हमें कम्यूट करना चाहिए। अब आता है सेव वाटर। सेव वाटर की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये है अफेक्ट 600 मिलियन पीपल इन इंडिया एंड 54% ऑफ इंडियन ग्राउंड वाटर वेल आर डिक्लाइनिंग बिटवीन 1951 टू 2014। तो इसके लिए हमें एक सेव वाटर का कॉन्सेप्ट दिया गया। सेव वाटर में क्या है, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पॉसिबल हो तो हमें ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या अपने घर के छतों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट करना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर हम इरिगेशन कर रहे, क्रॉप उगा रहे हैं, वो चाहे हमारा किचन गार्डन हो या फिर हमारा बहुत बड़ा फर्टाइल क्रॉप लैंड हो, तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, जिससे कि वाटर कंजर्व होगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। इस तरीके से हमें सेव वाटर के लिए कोशिश करना चाहिए। और जैसा कि घरों में जो टैप हो गया, जो खराब हो जाते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम हमें फिक्स करवा देना चाहिए। ये नहीं कि आज खराब हुआ तो हम वेट करें कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद 1 ही ड्रॉप आ रहा है, 2 ही ड्रॉप आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है। तो इसी तरीके से हमें जैसे भी खराब हो तुरंत उसको रिपेयर करवाना चाहिए। और दूसरी चीज है
कि हम पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं कहीं, तो हमें अगर खुला टैप दिख रहा है या कुछ भी ऐसी चीजें दिख रही है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन की वो सिर्फ जिसने खोल के छोड़ दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस हैं या जो भी हम ह्यूमन बीइंग है, तो नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है, सबके लिए इक्वल है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके हमें बंद कर देना चाहिए। फिर आ गया हमारा नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। इसमें क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉटन बैग का यूज करना चाहिए या जूट बैग का, पेपर बैग का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। आप लोगों में से सिंगल यूज प्लास्टिक कौन कौन जानते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, आप बताओ कोई। स्टूडेंट आपने हाथ उठाया था, बताइए। गुड, नहीं यूज नहीं करना चाहिए, जो एक टाइम यूज करने के बाद हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे अभी जो पन्नी जो चलती है, जो शॉपकीपर्स रखते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, वो हो गया। कटलरी हो गया हमारा, जैसे अभी तो बहुत कम हो गया, वुडन की कटलरी रेस्टोरेंट वाले देने लगे हैं। जब हम खाना ऑर्डर करते थे तो पहले प्लास्टिक की कटलरी आती थी, तो वो सब स्ट्रॉ हो गया प्लास्टिक के, तो वो सब हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि जब भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपने घर से बैग लेकर के जाएं। अगर किसी मजबूरी में फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, बट इतना अवेयर होने की जरूरत है। दूसरा चीज, हमें हो सके तो अपने यहाँ जब गैदरिंग करते हैं, कोई पार्टी अरेंज करते हैं, तो प्लास्टिक की कटलरी के बजाय हमें वुडन कटलरी का यूज करना चाहिए। और पानी की बोतल अपनी खुद की कैरी करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हमें प्यास लगेगा तो पानी तो हम तुरंत 20 रुपए की बोतल खरीद लेते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि हमारा वेस्ट भी बहुत ज्यादा डंप हो रहा है, और दूसरी चीज हम प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसके लिए हमें अपना पानी की बोतल हमेशा कैरी करना चाहिए, और कोशिश करें कि प्लास्टिक का ना हो, या तो वो ग्लास का हो या फिर कॉपर का हो या किसी भी मेटल का, जो भी जैसे स्टील हो गया, जो हम अफोर्ड कर सके उस तरीके से, तो इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। ये हमारा हो गया थीम में आ गया रिड्यूस वेस्ट। तो हमें सबसे पहले तो ये करना है कि वेस्ट को हमें इधर उधर नहीं थ्रो करना है। एक प्रॉपर डस्टबिन में ही अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए वहां पे डस्टबिन नहीं है, तो हम छोटा सा पैकेट है तो उसको हम कैरी कर सकते हैं कि अपने बैग में डाल लिया, जहां डस्टबिन मिला, या अपने घर पे आके डस्टबिन में उसको हम प्रॉपर डिस्पोज किए। तो इस तरीके से कि वेस्ट हमारा क्या कहते हैं कम होगा, या फिर एक प्रॉपर वे में उसका डिस्पोजल हो रहा है। दूसरा चीज हो गया वेस्ट सेग्रीगेशन। तो वेस्ट सेग्रीगेशन में क्या है कि हमें वेस्ट को अपने घरों पे छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, अपने घरों से, जिसको हम इजीली कर सकते हैं कि वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को हम कैसे अपने घर के दो डस्टबिन बना लीजिए, एक ड्राई के लिए, एक वेट के लिए, तो आप उस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको। और जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, उनको मैगजीन है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे बैग बना करके उसको यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से, और फिर जैसे कि हमारा अभी तो फास्ट फैशन का टाइम है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की करते हैं या मोबाइल फोन हो गए, तो इस तरीके से तो जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो पुराने होते जा रहे हैं, तो उससे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि तो जो हमारे ओल्ड क्लॉथ्स हो गए उससे हम डोरमैट बना सकते हैं। जैसे कि ये डायरेक्ट हम डस्टबिन में या फिर ऐसे इधर उधर डिस्पोज ऑफ करके नहीं, हम छोटे छोटे इनिशिएटिव ले करके ये इस तरीके का हम डोरमैट या इसका बैग बना सकते हैं। तो इसमें इस बैग में आपको लिखा भी मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बस अपने लाइफ स्टाइल में हमें चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं अपने वे में। एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, तो इसमें क्या है, हमें जो फूड सिस्टम है उसको
हेल्दी फूड सिस्टम को अडॉप्ट करना है, जैसे कि हमें अपनी मिलेट्स को प्रमोट करना है जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं और इसमें जो इसका प्रोडक्शन के लिए बहुत कम फर्टिलाइजर और पानी की जरूरत होती है, जैसे ज्वार, कोदो और क्या कहते हैं रागी हो गया, इन सबको हमें अपने लाइफ स्टाइल फूड सिस्टम में अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा आ गया, हमें एग्जॉटिक फूड की या फ्रूट्स की तरफ ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया तो बहुत रिच है ग्रेन्स को लेकर के और फ्रूट्स को लेकर के। तो हमें लोकल फूड जो है, फ्रूट्स हैं हमारे, वेजिटेबल्स हैं, उनको प्रमोट करना है। इस तरीके से हमें अपने फूड सिस्टम को, सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अडॉप्ट करना है। यहाँ पे सस्टेनेबल फूड सिस्टम का अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें नेचुरल क्या कहते हैं लोकल फूड को ही प्रमोट करने का बात है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसकी कहाँ से किस तरीके से वो क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पे इससे वो भी इंटरलिंक है। इस तरीके से इसको अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम बोला गया है। और दूसरी चीज, जब हम खाना लेते हैं तो हमें जो खाने की प्लेट है वो एक मीडियम साइज का लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारा वेस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। और दूसरी चीज, आप लोगों को तो पता ही होगा, या फिर मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उतना ही खाने लीजिए अपनी प्लेट में जितना आपको भूख हो। आपको लगे कि हम इतना फिनिश कर पाएंगे, उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे वेस्ट जनरेट होता है और कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। वो आप उसके प्रोडक्शन से लेकर के प्रिपरेशन और क्या कहते हैं कंपोज करने तक के प्रोसेस में हर जगह एनर्जी लग रही है, हर जगह वाटर यूटिलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से हमें अपने खाने की प्लेट पे बहुत फोकस करना है। दूसरी चीज, जैसे वाटर कंजर्वेशन के उसमें रिगार्डिंग में मैं बताना चाहूंगी कि पानी भी हमें उतना ही लेना चाहिए ग्लास में जितने की प्यास हो। जैसे ये नहीं कि हमें आधे ग्लास या एक सिप पानी की जरूरत है और हमने पूरा ग्लास भर लिया, थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा फेंक दिया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कहने को, बट अगर आप धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं चेंज हो सकता है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, पहले मैं भी पानी की बोतल कैरी नहीं करती थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया अभी 2-3 महीना पहले, तो वहाँ पे हमने एक मिशन लाइफ का प्रोग्राम किया था। तो वहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेटर सर भी थे, तो उन्होंने सबसे रेजोल्यूशन लिया था कि आप लोग अपना क्या सहयोग देना चाहते हो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, या फिर ये जो मिशन लाइफ चला रहे हो तो फिर आप पर्सनल लेवल पे क्या दोगे। तो फिर मैंने वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया था कि मतलब मैं आज के बाद से पानी की बोतल अपना कैरी करूंगी। तो इस तरीके से आप भी खुद से एक इनिशिएटिव ले सकते हो कि आज के बाद मैं यहाँ जाने के बाद में, जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, बट उस चीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है कि हाँ मतलब ये सीरियस कंसर्न है, इस पे मुझे सोचना है और इस चीज को नहीं करना है, या कोशिश करें। कभी कभी चीजें मजबूरी में करनी भी पड़ जाती है, ऐसा नहीं है, तो उस चीज को इग्नोर करना है। फिर आ गया हमारा ई वेस्ट रिड्यूस। तो ई वेस्ट में क्या है कि जैसे कि हमारा फोन, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ, तो हमें यहाँ पे रिसाइकिल रीयूज का कॉन्सेप्ट अपनाना होगा कि तुरंत ये नहीं कि खराब हुआ थोड़ा सा तो, या नहीं भी खराब हुआ, हम फैशन के चक्कर में आ करके तुरंत उसको चेंज कर दे, अपना टाइम टू टाइम फोन चेंज करते रहे। तो ये कोई ठीक है, आपको शौक है, बट ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इसका बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। तो इसके लिए हमें जितना कम से कम चीजों को यूटिलाइज करें, जितनी जरूरत है उतना ही लें। सब मिला के इस मिशन लाइफ का जो मेन मोटो है, बहुत सारी बातें हमने बताई, आपको सब कुछ पता रहा होगा, बट इसका एक ही थीम है, एक ही मकसद है कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है। कि मतलब हमें अपनी जरूरतों को मारना भी नहीं है, उसको जरूरत के हिसाब से जीना भी है, सब कुछ प्रोवाइड भी करना है अपनी बॉडी को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने रहन सहन को, बट ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित हो। तो इस तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें मूव करने के लिए ये प्रो प्लैनेट पीपल, कि हमें प्रो बनाना है लोगों को या खुद बनना है, इसलिए इस मिशन लाइफ का क्या कहते हैं इनिशिएटिव लिया गया है। और क्या कहते हैं, लखनऊ में एक कबाड़ी वाला करके डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ई वेस्ट को या वेस्ट को वो लोग कलेक्ट करते हैं
और उसको रिसाइकिल भी करते हैं। तो आप लोगों में से कोई भी एक सोसाइटी बना सकते हो या फिर कुछ भी 4-5 लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा आपके पास ई वेस्ट इकट्ठा हो गया है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो उसको रिसाइकिल करके या फिर जो भी अगर उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है तो वो प्रॉपर उसका डिस्पोज करते हैं। तो आप लोग उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ये आ गया। अब आपका आ गया अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या हो गया कि हमें वॉक करना है, डेली टाइम से उठना है हमें, और जैसे कि हमें अपने घरों के आसपास या गार्डन अगर नहीं है तो हमने छत पर कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए जैसे तुलसी, नीम, गिलोय, इन सबको अपने गमले में लगा करके और इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा जुकाम खांसी हुआ तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्म में इसको अगर लीफ खाई जा सकती है या इसको काढ़े के फॉर्म में, तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने घरों में। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा चीज है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, जैसे कि अभी हमने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग में हम कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताएंगे उस ट्रेनिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट या हमें क्या कहते हैं पढ़ाने के या फिर रिसर्च में ही काम आए। ट्रेनिंग या फिर वर्कशॉप जो होते हैं वो हम अपने दैनिक जीवन में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहें तो आराम से अपने घरों में कंपोस्ट बना सकते हैं। जैसे किचन गार्डन के लिए तो हम इतना बना ही सकते हैं, इतना मतलब सब्जियों का और फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं कि उससे हम सफिशिएंट खाद बना सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने का है। अब यहाँ पे आ गया कि इतने सारे लेक्चर तो हो गए, इतना सारा बातें हो गया, बट इसका क्या इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ स्टाइल पे? हमें सिर्फ 7 थीम ही क्यों चूज किया गया है इसके लिए? और भी थीम हो सकते थे या कम हो सकता था। तो यहाँ पे है कि जो रेड लाइट होता है वहां पे हम अगर अपने कार के इंजन को बंद करते हैं तो 22.5 बिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके 1% के इनिशिएटिव लेने का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, और ये सिर्फ इंडिया का डेटा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे अगर एक लोग इतना ज्यादा कंसर्न दिखाएंगे तो कितना ज्यादा एनर्जी सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से हो गया वाटर कंजर्वेशन में, तो 9 ट्रिलियन ऑफ वाटर को हम सेव कर सकते हैं सिर्फ रनिंग टैप को हम टाइमली फिक्स करके। फिर हमारा जो क्लॉथ बैग का अभी जो मैंने बताया कि आपको क्लॉथ बैग या पेपर बैग, जूट बैग, जो भी ये क्योंकि ड्यूरेबल भी होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, तो उसको हम 375 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो हमारा लैंडफिल में जा रहा है, जितना वेस्ट, उसको हम सेव कर सकते हैं सिर्फ अपने एक छोटे सा इनिशिएटिव द्वारा। इसी तरीके से ई वेस्ट के बारे में हो गया, 0.75 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट हो गया। अब आता है हमारा जो मैंने अभी छोटी प्लेट और आधे गिलास पानी या जितना भी प्यास हो उस पानी का कॉन्सेप्ट बताया, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो उससे ये जो है कंपोस्टिंग वेस्ट फूड एट होम कैन सेव 15 बिलियन टन ऑफ फूड फ्रॉम गोइंग टू लैंडफिल। मतलब ये अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं खाने के कॉन्सेप्ट को लेकर के, हम फूड ना वेस्ट करके, तो 15 बिलियन टन ऑफ मतलब हम जो फूड वेस्ट है वो लैंडफिल में जाने से बच जाएंगे। ये हमारा सिर्फ हार्नेसिंग पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन फॉर द इन्वायरमेंट। तो इसमें आउट ऑफ 1 पीपल है जो अडॉप्ट प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर है, तो इसमें हम 20% कार्बन इमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से कार पूलिंग में हम इतने परसेंट का फ्यूल सेव कर सकते हैं, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें मतलब अपनी दैनिक जीवन को चेंज कर करके, ये सिर्फ 1% का डेटा है, अगर ऐसे कलेक्टिवली हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए। इसमें 50% इंडियन प्रैक्टिस ओनली 3 जो कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्ट है, और
सेव वाटर हो गया हमारा, और हेल्दी लाइफ स्टाइल एयरड्राफ्ट के बारे में सिर्फ 3 करते हैं तो हमें 50% लाइफ एक्शन इन देयर डेली लाइफ, तो उसके ये एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। तो इसी के साथ मतलब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। अगर आप लोगों को GSDP या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जानना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? मैम जो 10 डेज का प्रोग्राम है वो BSc और MSc दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं? हाँ मैम, कोई भी 12 पास आउट हो तो वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मैम 4 फर्स्ट इस कैटेगरी में है कि जो मिनिस्ट्री का जो नॉर्म्स आया है कि वो 10 पास आउट होने चाहिए। जैसे फार्मर्स को अगर हम लेते हैं तो फार्मर्स तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट के केस में आ रहा है तो 4 फर्स्ट वो प्रेफर करते हैं। तो आप अगर क्या कहते हैं भेजेंगी तो मिनिस्ट्री सेलेक्ट कर लेगी कि हाँ मतलब स्टूडेंट की क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। और किसी को पूछना है कुछ? समझ में आ गया सब? किसी की समझ में नहीं आया? अभी सवाल भी पूछे जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। Very enlightening introduction, ma'am. The Green Planner app sound like a game changer. A huge thank you for demystifying how we can all become green planner in our daily lives. Thank you so much, ma'am. Our awareness journey continues with a timely and crucial topic, single-use plastic, the silent polluter. We are privileged to hear on this topic from Dr. Sandhya Mishra, Program Officer at the CSIR NBRI EIACP Program Center, where she play a key role in planning and executive environmental awareness programs, workshops, and capacity building initiatives. She does her research work in the field of bioremediation of metal contaminated soil with the exploration of microbial diversity. Her active involvement in mission life activities, environmental education campaigns, and public engagement programs has contributed to promoting responsible environmental behavior and sustainable development practice across diverse sections of society. Ma'am, please come. Thank you, Anjali. So, very good morning, good afternoon to all of you. आई होप कि वर्तिका ने आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि प्लास्टिक हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। सो आप अभी जो हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट है जो मिशन लाइफ की थीम से ही रिलेटेड है, तो प्लास्टिक के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं आपके एनवायरमेंट में, हम इसके बारे में बातें करेंगे और किस टाइप की प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम ये बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि हम यहाँ पर आकर के अपना एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सके। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, एक ऐसी प्रकार की प्लास्टिक जिसको हम सिर्फ वन टाइम यूज करते हैं और वन टाइम हम यूज करने के बाद उसको एनवायरमेंट में थ्रो कर देते हैं। लेकिन एनवायरमेंट में वो प्लास्टिक आपके चाहे 100 साल पड़ी रहे, चाहे 500 साल पड़ी रहे, चाहे 800 साल पड़ी रहे, जो उसका स्ट्रक्चर है वो वैसा ही एज इट इज रहेगा। बिकॉज क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं है नेचर में। तो अगर आप करंट सिचुएशन देखिए, हमारे चाहे आपका वाटर पोल्यूशन हो, चाहे आपका सॉइल पोल्यूशन हो, उसके साथ साथ जो हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन है वो आज एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा है।
तो इसको कम करने के लिए हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए मिनिस्ट्री ने बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली हुई हैं, बट उन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन हम एज एन इंडिविजुअल किस लेवल तक कर सकते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो प्लास्टिक क्या होती है, अगर आप देखें तो प्लास्टिक क्या है, ये जस्ट इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट है जिसको बेकेलाइट ने 90s में अपने डिस्कवर किया था। तो जब उस टाइम, जब जैसा कि सर ने भी बताया था कि जब उस टाइम प्लास्टिक बनी थी, तो उस टाइम प्लास्टिक का हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव्स थे कि हम भाई कपड़े की जगह उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते थे। काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, प्रोडक्शन में हो गया, फूड में हो गया, तब वो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसका जो यूज था वो एक लिमिटेड अमाउंट तक था। लेकिन अगर अब आज आप प्लास्टिक को देखें तो क्या प्लास्टिक किसी लिमिटेड अमाउंट में यूज है? उसका यूज अनलिमिटेड अमाउंट में हो गया है। आपके सॉल्ट, शुगर, फूड से लेकर के आपके जितने भी डेली नीड्स हैं सभी में प्लास्टिक्स हैं, चाहे वो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो आपके फूड आइटम्स हो, चाहे वो आपके टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, उन सभी में आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप डेटा देखें तो टॉप कंट्रीज में जो इंडिया है वो टॉप 4 में आ रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्शन में भी और प्लास्टिक कंजप्शन में भी। एट एनुअल लेवल पे अगर आप देखें तो यूएस ने अभी एक एडवाइजरी जारी की थी, आप लोगों ने भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया होगा, तो उसकी इस बार की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या थी, ये बताया गया कि ऑल ओवर ग्लोब अगर देखें तो 500 मीट्रिक टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस प्लास्टिक प्रोडक्शन का जो हम रीयूज कह लीजिए, रिसाइकिल कह लीजिए, जो हो रहा है वो सिर्फ 19% तक का डेटा है हमारे पास, कि अगर आप 500 मीट्रिक टन आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप सिर्फ 19% रिसाइकल कर रहे हैं। उसमें भी जो सबसे नंबर 1 पे है, जो 11% प्लास्टिक का रिसाइकल कर रहा है, उसमें यूएस और ब्रिटेन आते हैं। इंडिया अभी उसमें टॉप 5% में भी नहीं पहुंच पाया है कि वो प्लास्टिक का रिसाइकिल करे। तो हम टॉप 4 में आ रहे हैं, लेकिन किसमें? प्लास्टिक प्रोडक्शन में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में नहीं। तो जो भी आपके प्लास्टिक है ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका आता है कि थर्मोप्लास्टिक, जो कि आपका रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, और एक है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक है, जो कि आपका रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, वो आपका सिंगल मोनोमर चेन का बना हुआ होता है, इसलिए उसके बॉन्ड्स इजीली ब्रेकेबल हो सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका पॉलीस्टीरीन आ गया, पॉलीप्रोपिलाइन आ गया, या आपके एक्रिलिक्स आ गए। लेकिन जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ये इनकी जो मॉलिक्यूलर चेन्स होती है वो क्रॉस लिंक्स होती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनका डिग्रेडेशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। और एक बार जो इनको शेप एंड साइज दिया जाता है, उससे इनको मोल्डिंग करना दूसरे शेप एंड साइज में वो काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आती है। इसमें आपके पॉलीयूरिथेन्स आ गए, सिलिकॉन्स आएंगे, फिनोलिक कंपाउंड्स आएंगे। तो ये 2 टाइप्स की प्लास्टिक होती है। अब इन 2 टाइप की प्लास्टिक्स में जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम है, जैसा कि बताया होगा अभी डॉक्टर वर्तिका ने आपको, कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक पॉलिसी में चेंज किया जुलाई 2022 से, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स थे वो सारे बैन कर दिए गए। लेकिन अभी भी चूंकि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफी हद तक उस पर डिपेंड करता है, तो इंडस्ट्रीज में अभी वो प्लास्टिक चल रही है, लेकिन उसकी प्लास्टिक की थिकनेस में भी चेंज लाए गए। सबसे पहले हम 50 माइक्रोन की थिकनेस की प्लास्टिक यूज करते थे, फिर हमने उसको पॉलिसी में चेंज किया, 75 माइक्रोन कर दिया गया। थर्ड पॉलिसी में चेंज हुआ तो अब हम 120 माइक्रोन की थिकनेस के नीचे की प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते, वो इलीगल है। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है फॉर द रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक इन द एनवायरमेंट। अब ये जो सोर्सेज है आपके प्लास्टिक वेस्ट के, अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं। आपके प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक कॉस्टिंग्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए। इसमें जो मेजर अमाउंट है आपका, अगर आप दूसरे वाले पाई चार्ट को देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो 18.6% प्लास्टिक आपके एनवायरमेंट में आ रही है वो है आपके चिप्स एंड कन्फेक्शनरी बैग्स। ये आपका सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो भी आपके और पैकेजिंग के बॉटल्स है, 11% हमारी बॉटल से आती है। जो भी आप 10 ml की जो भी आप 50 ml की, 100 ml की,
सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल यूज करते हैं, वो आप एक बार यूज करके दोबारा प्लास्टिक आप यूज नहीं करते, आप उसको एनवायरमेंट में थ्रो कर रहे हैं, तो वो आपका 11.9% जो है वो आपको एनवायरमेंट में प्लास्टिक के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अपनी स्टील की बॉटल्स का यूज करिए। जो चिप्स के पैकेट्स आप खाते हैं उसको आप क्या करते हैं, आपने यूज किया और फिर फेंक दिया, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आपने चिप्स के पैकेट आप जब फाड़ते तो आप उसमें एक सिंगल कट लगाते हैं, या उसको प्लास्टिक को एक टुकड़ा अलग कर देते हैं छोटा और एक बड़ा टुकड़ा रखते हैं। तो जो बड़े टुकड़े होते हैं आपके, वो तो आप रिसाइकलिंग यूनिट्स में रिसाइकिल कर सकते हैं, बट जो आपके छोटे टुकड़े होते हैं वो आपके रिसाइकलिंग यूनिट्स में रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उन बैग्स को यूज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस प्लास्टिक को बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े में अलग मत कीजिए, उसको यूज कीजिए। तो ये जो आप छोटे छोटे प्लास्टिक्स को यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, अभी तक प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे लिए समस्या था, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं जो एक आपके मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है, अब ये हमारे लिए पॉल्यूशन बन रहा है। जो माइक्रो प्लास्टिक है, ये पार्टिकल्स है, ये आपके 5 mm से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी जो बड़ी प्लास्टिक है वो जब धीरे धीरे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स में टूटती है तो आपके सॉइल में भी जा रही है, आपके वाटर में भी जा रही है। तो जितने भी काइंड ऑफ वो प्लास्टिक से बनी हुई है, चाहे आपके थैलेट्स के केमिकल्स उसमें मिले हो या इपॉक्साइड्स होते हैं, जो भी सारे केमिकल्स उसमें यूज किए जाते हैं, ये सारे धीरे धीरे केमिकल्स आपके सॉइल में और वाटर में आ रहे हैं, जो अनटिल एंड अनलेस आपके एनवायरमेंट को तो हार्म कर ही रहे हैं, हमारी फूड चेन और फूड वेब में भी वो अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आप देखें कि जो माइक्रो प्लास्टिक, जो मैक्रो प्लास्टिक है, वो सब आफ्टर देन जब वो कन्वर्ट होती है तो मीसो प्लास्टिक में आती है, मीसो प्लास्टिक से फिर आपके माइक्रो प्लास्टिक में आती है, और माइक्रो प्लास्टिक से फिर आपके नैनो प्लास्टिक्स में आती है। जो भी आपके माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक हैं, अगर हम एक डेटा साइंटिफिक देखें तो ये पाया गया है कि ह्यूमन प्लेसेंटा में, ह्यूमन ब्लड में आपके माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स है, ये आपको नेकेड आई से सीन नहीं हो सकते हैं, इसके लिए आपको माइक्रो FTIR चाहिए होता है कि आप उनको डिटेक्ट कर सके। तो जिस प्रकार हमारे लिए बड़ी प्लास्टिक की पन्नियां प्रॉब्लम है, वैसे ही माइक्रो प्लास्टिक भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अब जो भी आपकी प्लास्टिक है, जब आप कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि उस पर एक साइन बना होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरीज की रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है जिसको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी आगे कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट खरीदें तो आप उस पर ये देखिए कि उस पर कौन सा निशान बना हुआ है, या 4th ग्रेड में आ रहा है, 3rd ग्रेड में आ रहा है, या 5th ग्रेड में आ रहा है। वो उस सिंबल का हर एक मतलब होता है कि वो किस प्रकार की पॉलिथीन से वो प्रोडक्ट बना हुआ है, उसका ड्यूरेबल टाइम कितना है, उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है एनवायरमेंट में, और आप कितने टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नंबर 1 को देखें तो जो PETG प्लास्टिक है आपकी, ये जनरली बॉटल्स में यूज होती है, कप्स में यूज होती है, जार में यूज होती है, और पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट्स की बनी होती है। और अगर आप सेकेंड नंबर को देखिए, जो आपके मिल्क के जग्स होते हैं, डिटर्जेंट्स की जो प्लास्टिक होती है, वो हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन की होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर पहली चीज ये देखें कि वो प्लास्टिक वर्जिन प्लास्टिक है या नहीं, दूसरी रिसाइक्लेबल है या नहीं, और अगर रिसाइक्लेबल है तो किस लेवल की है, पहले लेवल की है, दूसरे लेवल की है, तीसरे लेवल की है, या किस लेवल की है। सो अगर आप एक डेटा देखें कि अगर प्लास्टिक जो हमारा एम है प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन का, वो प्रोजेक्टेड हमने किया हुआ है 2060 तक, कि हम प्लास्टिक के प्रोडक्शन को 1.230 मिलियन टन को हम जो प्रोड्यूस करें उसको रिड्यूस कर सके। किसके तो अगर हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं तो ये लैंडफिल्स में जाएगा, इंसिनरेटेड जो भी है हमारे मिसमैच हो जाएगा। और अगर 2060 तक जो प्रोडक्टेड स्कोर है, अगर वहां तक हमने प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं किया तो जितने हमारे भी ओशियंस हैं वो सारे आपके प्लास्टिक से भर जाएंगे, और उसमें इतनी प्लास्टिक हो जाएगी कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जस्ट 3 गुना प्लास्टिक्स उन सब में हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्टेड एक स्कोर है। और जो इंडियन कंट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो जो महाराष्ट्र है वो नंबर 1 पे है, जो आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन को जनरेट कर रही है।
देन आपका तमिलनाडु एंड गुजरात है। तो हमें ये करना है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे प्लास्टिक के कंजप्शन को कैसे रोक सकते हैं, कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने का प्रोजेक्टेड स्कोर है 2060 का, हम उसको अचीव कर सके। अब जो ये आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ये आपके फूड चेन को भी अपसेट करता है, ग्राउंड वाटर को अपसेट करता है, एयर पॉल्यूशन करता है, एक्सपेंसिव है, एनिमल्स को भी किल्स करता है। लेकिन ये कैसे किल करता है? मान लीजिए आपने कोई भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स यूज किए और आपने उसको थ्रो डाउन कर दिया, चाहे आपने सी में किया, चाहे आपने रिवर में किया। अब वो प्लास्टिक धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा और माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस फूड चेन को देखिए, उसी माइक्रो प्लास्टिक को जिसमें कि मछलियां रह रही हैं, उस मछली ने उसको कंज्यूम किया, अब वो उसको डिग्रेड नहीं कर पाई है, वो उसके अंदर ही है, उस मछली को मैन ने कंज्यूम किया, तो वो मछली से अब मैन में चली गई। तो धीरे धीरे ये जो प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में हमारी फूड चेन में आ रही है। और जब ये हमारी फूड चेन में आ जाती है तो ये क्या करती है कि आप देखेंगे कि आपके टिश्यू सिस्टम्स को, जो कि आपकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, सेलुलर डैमेज है, इन्फ्लेमेशन है, ये सारी इतनी चीजें ये कॉज करती है। और सबसे जो हैरत अंगेज बात साइंटिफिक डेटा में ये आई है कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है। सोचिए, जो बेबीज जो अभी बॉर्न नहीं हुए हैं उनमें माइक्रोप्लास्टिक पहुंच रही है, ब्रेस्ट फीड में आपके माइक्रोप्लास्टिक आ रही है, सीरम में, ह्यूमन ब्लड में, सभी में माइक्रोप्लास्टिक आ रही है। तो आगे अभी आपको इसका जो, अगर आप देखें कि आज से 50 साल का डेटा अगर आप पिछले देखें और अभी का डेटा अगर आप देखें, तो जो कैंसर के केसेस हैं वो 20 मिलियन तक बढ़ गए हैं। जो आपके जो कार्डियक अरेस्ट है, जो हार्ट अटैक्स है, वो भी आपके बढ़ रहे हैं। तो इसका जो मेन कॉज माना जा रहा है, हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन कैंसर का जो सबसे मेन कॉज माना जा रहा है वो आपका प्लास्टिक, हवा में प्लास्टिक, आपके पानी में प्लास्टिक, आपके खाने में प्लास्टिक, इसी को कंसीडर किया जा रहा है। तो ये आगे चल करके और भी बड़ा हार्म कर सकता है। तो हमारे पास इसका यही एक उपाय है कि हम कैसे भी करके प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम करें, उसके कंजप्शन को कम करें। सेम ऐसे ही जब आपका प्लास्टिक, जैसे आप अभी देखेंगे कि एग्रीकल्चर में आजकल प्लास्टिक मल्चिंग बहुत यूज हो रही है। तो मल्चिंग की बात क्या होता है कि किसान उस प्लास्टिक मल्चिंग को हटाता नहीं, वो ऐसे किस खेतों में ही पड़ी रहती है और धीरे धीरे वो आपके सॉइल में जा रही है, और सॉइल में आकर के वो उस टाइम फिर वही सॉइल की इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। जो भी आपके न्यूट्रिएंट है उनका जो लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है प्लांट्स को, धीरे धीरे वो कम होने लगता है, सॉइल हमारी इनफर्टाइल होने लगती है। तो ये धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को, और अंटिल अनलेस कल को, आज अभी 50 साल में इतना हो गया तो आगे के 100 साल में ये और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देगा। और हम क्या करते हैं, अच्छा हमारे पास एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है प्लास्टिक को खत्म करने का। अगर आप कॉमन घरों में देखें कि अभी दिवाली की सफाई सबके घरों में हुई होगी या चल रही होगी, तो क्या करेंगे, जितना भी प्लास्टिक आएगा उसको किसी प्लांट में या किसी खाली जगह में जाकर के हम उसको जला देते हैं, और हम सोचते हैं कि अब भाई हमने तो कूड़ा जला दिया, हमारा घर साफ हो गया, हमारी सोसाइटी साफ हो गई। लेकिन अगर आप जो आपका प्लास्टिक जब बर्न करता है तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार के, चूंकि केमिकल प्लास्टिक को बनाने में यूज हुए होते हैं, तो वो सारे जो केमिकल्स है वो बर्निंग में आपके एनवायरमेंट में जा रहे हैं। जैसे कि आपके डाइऑक्सिन्स हो गए, बहुत सारी जो कलर के लिए, जैसे आपका क्रोमियम यूज किया जाता है, कभी कभी मर्करी यूज किया जाता है चमकदार कलर देने के लिए प्लास्टिक्स को। तो ये सारे जब एक परमिसिबल लिमिट के ऊपर आ जाते हैं आपके सॉइल में या वाटर में, तो ये आपके ह्यूमन में बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, चाहे वो न्यूरल डिसऑर्डर हो, चाहे आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हो, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो। तो इस तरह ये बहुत सारी, तो प्लास्टिक को जलाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप ये अपने घरों में, आपके घरों में किसी भी, अगर आपके घरों में नहीं, आपके आसपास के घरों में भी अगर ये प्रैक्टिस होती है, तो एज एन अवेयर स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस आपको ये करना चाहिए कि आप उनको रोकें। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक का पोल्यूशन अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप डेटा देख सकते हैं, 6.1% से शुरू हुआ था और 14.19% पे पहुंच गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट्स कर रही है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स उसने बनाए हैं। आप अपने जो गवर्नमेंट की मेरी लाइफ एक पोर्टल वर्तिका जी ने बताया होगा, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं
उसमें आपको, या CPCB की जो आपकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी प्लास्टिक आप अपने घरों में इकट्ठी करते हैं, आप उसको रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स को दीजिए ताकि वो रिसाइकल्ड हो सके। और आजकल एक आपका ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपके घरों में जो भी चिप्स की या बिस्किट्स की जो भी पैकेट्स होते हैं, आप उसको एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसमें आप उसको रखते जाइए। जब आपकी प्लास्टिक की वो बोतल भर जाए, देन आप उसको किसी रिसाइकलर यूनिट को देंगे तो बदले में वो आपको मनी बैक भी देंगे। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका कूड़ा कम हो रहा है, आपका जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है वो कम हो रहा है, और बाद में आप कुछ अर्न भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं, जैसे कि कबाड़ी वाला भी एक है, वो लखनऊ का रजिस्टर्ड रिसाइकलर है। आप CPCB की वेबसाइट पर जाइए तो वहां पे भी आपको बहुत सारे रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स मिलेंगे। तो जितना भी आपके घरों का वेस्ट है उसको रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स को ही दीजिए, प्लास्टिक वेस्ट को बाहर मत डालिए, क्योंकि अभी ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी हमारे प्लास्टिक वेस्ट के चैलेंजेस हैं उससे हम कैसे उसको निपट सकते हैं, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि वर्तिका ने बताया कि आप प्लास्टिक बॉटल्स की जगह मेटल बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स या वुडन बॉटल्स का यूज कर सकते हैं, कॉटन के बैग्स यूज कर सकते हैं। जहां तक हो सके जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको रिफ्यूज करिए, खुद भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए, और अपने एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव करिए। आप अपने कैंपस में भी 100% प्लास्टिक फ्री कैंपस बना सकते हैं। इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि आप प्लास्टिक, मतलब ना यहाँ पर प्लास्टिक के प्रोडक्ट मंगाएं, ना यहाँ प्लास्टिक के प्रोडक्ट लाए, तो ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव होगा और आप दूसरे कॉलेजेस के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो प्लास्टिक फ्री जोन में आता है। 2 घंटे पहले सारी तैयारी करनी है और उससे पहले शाम को लेट सोए भी होंगे, लेकिन फिर भी प्रोग्राम में ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि लग नहीं रहा कि 5 बजे उठे होंगे, है नहीं? तो ये पॉजिटिवनेस हम सबको सीखना चाहिए इससे। और धन्यवाद एक एक नाम लेने से बेहतर है कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर NBRI में अंजू पटेल मैडम नहीं आई हैं, जिनके थ्रू ये प्रोग्राम हो पाया, और उन्हीं के थ्रू में जो है इन सबको जान पाया, क्योंकि वो मेरी PhD जब मैंने BBA से किया तो वो वहाँ पे MSc कर रही थी। आज वो सीनियर साइंटिस्ट हैं आई थिंक, तो NBRI में सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने ही इस प्रोग्राम के बारे में कहा कि सर हम आपके कॉलेज में करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा 15 साल बाद आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखा जाएगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे फैकल्टी मेंबर, निष्ठा मैडम, अनामिका मैडम, गौरव सर, और फैकल्टी मेंबर में हमारे पहले डायरेक्टर जो इस समय हैं प्रोफेसर AP सिंह, हेड थे हमारे डिपार्टमेंट के, अब इस समय सेल्फ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। विशेष धन्यवाद इनका है, क्योंकि जब इन लोगों ने लेटर मुझे भेजा तो मैं सर के पास गया, तो सर ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बुलाओ और जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा करो। तो सर ने फ्लैक्स और सारा अरेंजमेंट तुरंत फटाफट पास किया, हमारी एप्लीकेशन ओके हुई और हम लोगों ने तुरंत लेटर भेज दिया कि ये प्रोग्राम होगा। और बच्चों का बड़ा धन्यवाद कि आप लोग टाइम से आए और इतना पेशेंस बना के बैठे, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये प्रोग्राम जो अरेंज हुआ है ये आपके लिए ही हुआ है। आज छोटी छोटी बातें आप लोगों ने सीखी हैं और उसमें वाटर कंजर्वेशन से लेकर सारे इन्वायरमेंट की बात कर दी, और कैसे हम जीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम लिखा भी हुआ है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं NBRI और पहले इनविज कहा जाता था, शायद पंकज सर ही हैं अभी इसके, हाँ, तो पंकज सर जब हम MSc करते थे तब यंग हुआ करते थे, अब तो 15 साल हो गए, थोड़ा बुढ़े हो गए होंगे तो उनको उस समय वो बड़े यंग थे और हर काम में बड़ा आगे रहते थे। जैसे हमने कभी प्रोजेक्ट में मैं गया नहीं, लेकिन जितने लोगों के लिए मैंने उनसे बोला, फिलहाल वो मुलाकात हमारी नहीं है उनसे, लेकिन नाम से जानते होंगे, तो तुरंत रिकमेंडेशन हो जाता था। क्योंकि जो हमारी को गाइड डॉक्टर शिखा मैडम थी, उनके बड़े वो अच्छे संबंध थे, तो किसी को करवाना होता तो मैं शिखा मैडम कहता एक फोन कर दो, फोन हो गया। तो हम लोगों के यहाँ तो डिजिटेशन बड़ा इजी गोइंग हो जाता है। वहां पे आप लोग इस समय कितना पैसा लेते हैं? 15,000, ठीक है, 3 महीने का। जैसे बढ़ेगा वैसा, और वहां सीखने को मिलता है। वो इसलिए है कि अगर आप लोग
एमएससी के स्टूडेंट कितने हैं इसमें? गुड। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो वहां भी जा सकते हो, तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। अगर आपका काम अच्छा लगता है तो वहीं पे आप लोगों को कुछ काम मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें सीखने मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों, एक तरफ से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इतना पेशेंस से बैठे, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे पर्यावरण बाबा बीच में बैठे हुए हैं। ये वेस्ट पे मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सफाई का एकदम जैसे कीड़ा नहीं होता है वो इनके दिमाग में है। घर में भी गांव में भी सब लोग इनको जानते हैं और हर प्रोग्राम में आपको ये हमारे मिलेंगे और इतने ही पेशेंस से बैठे भी रहते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं। एक आदमी के लिए आपने बोला कि कितना ज्यादा लोग कर सकते हैं, तो आप एक आज इतनी बड़ी शपथ आपने ली है, कुछ एक काम घर में शुरू करिएगा और उस काम को शुरू करने से पहले आप कोई रिटर्न में मत दीजिए, ना किसी का हाथ उठवाएंगे। आप खुद से शीशे के सामने खड़े होकर पूछिएगा कि ये काम आपने किया कि नहीं किया। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने धन्यवाद वाणी को विराम देता हूँ सॉरी ठीक है। और अभी एक प्रोग्राम है जिसके बारे में मैडम बताएंगी इसके बाद में। ठीक है, एक बार फिर से धन्यवाद। एक बार बता दो। Thank you so much, sir, for acknowledging the collective efforts that made this program possible successful. And now the energy peaks. Let's channel our learning into action with a Mission Life Walkathon, led by Dr. Jashpal Singh, Associate Professor from the Department of Environmental Science, Bareilly College. We march for a plastic-free, sustainable world. आइए हम सब उनके नेतृत्व में कदम से कदम मिलाएं और एक स्वर में संदेश दें, से नो टू प्लास्टिक, यस टू प्लेनेट। तो चलिए जोश के साथ, उत्साह के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ें और इस वॉकेथॉन को एक सफल पर्यावरणीय मिशन बनाएं। Thank you all for making this memorable day. Let's carry the mission life spirit beyond these walls. Thank you so much, everyone. बंद करो। अरे प्लास्टिक को बंद करो, ये बोलना है, ठीक है? पर्यावरण बचाना है, हम सब में ये ठाना है। अरे दीजिए, गला बोल जाएगा। ठीक है। सागर भारी, हर कोने में फैली बीमारी, हर बोतल हर थैली को पर्यावरण बचाना है, सांसें जोड़ो नदियाँ, पर्यावरण बचाना है, कोने में फैली बीमारी, हर बोतल हर थैली को छोड़ो, कुदरत की फिर सांसें जोड़ो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जागरूक बने, हर दिन को हरियाली दे, प्लास्टिक का विकल्प अपनाए, धरती को फिर स्वर्ग बनाए। प्लास्टिक धरती बचाए, देश को फिर से हरा बनाओ, विश्व पर्यावरण दिवस हम सब करेंगे जीवन। हम सब ने ये ठाना है। बंद करो, बंद करो, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये